पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। पिछले वीडियो में हमने बायो सैंपल पेपर के अति लघु एवं लघु प्रश्नों को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सैंपल पेपर के ही कुछ लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके जो बोर्ड का पेपर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस या दीर्घ क्वेश्चन आते हैं 3 और तीनों आते हैं 3-3 नंबर के, मतलब कुल मिला के 9 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो 2 आते हैं 4-4 नंबर के। तो कुल मिला के हम देखें तो 17 नंबर के आपके दीर्घ और ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं। मतलब यह है कि आप अति लघु एवं लघु क्वेश्चंस को याद करके आप पासिंग या एवरेज मार्क्स ला सकते हैं, परंतु यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 50 या 50 से ऊपर स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या जो दीर्घ या ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर के ही कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से पार्ट हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार जिसमें से आपके लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें है ब्लूप्रिंट के अनुसार मानव जनन, जिसमें 3 नंबर का प्रश्न आता है, वंशागतिक आणविक आधार, इस पर 3 नंबर का एक प्रश्न आता है, और जीव और समष्टियाँ। तो ये 3 पार्ट हैं जिसमें से 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा 2 पार्ट ऐसे हैं जिनमें 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं या ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग और पारितंत्र। तो इन दोनों पाठों में 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किन पाठों के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस या ऐसे टाइप क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे एक प्रश्न आता है अक्सर कि निम्नलिखित के कार्य लिखिए। पीतपिंड, गर्भाशय अंतस्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणुपुच्छ और झालर। तो इनका कार्य लिखना है सिर्फ। तो पहला है पीतपिंड, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं। तो यह प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करता है जो गर्भाशय के अंतस्तर को बनाए रखते हैं। दूसरा, गर्भाशय अंतस्तर या एंडोमेट्रियम, यह निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण तथा सहगर्भता के लिए आवश्यक है और मासिक चक्र के दौरान इसमें परिवर्तन आता है। ये अपरा निर्माण में भी सहायक है। अग्रपिंडक याक्रोसोम, इसमें उपस्थित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। शुक्राणुपुच्छ, ये शुक्राणु के गमन में सहायता करती है। झालर, ये अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकले अंडाणुओं के संग्रहण में सहायता करती है। अगला प्रश्न, अपरा क्या है? अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन लिखिए। तो अपरा एक संयुक्त उत्तक है जो स्तनपोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध स्थापित करती है। इसे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन है पहला कोरिनो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, CGH भी कहते हैं इसे, और ये प्रोटीन हार्मोन गर्भ धारण को बनाए रखता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम के विकास तथा इसके हार्मोन स्रावण पर भी नियंत्रण करता है। प्लासेंटेलन लैक्टोजन हार्मोन, ये दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। तीसरा है एस्ट्रेडियोल हार्मोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को नियंत्रण करता है। चौथा प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन है और ये गर्भधारण में सहायता करता है। अंडजनन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडजनन क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है प्रोलिफरेशन प्रवस्था। इस प्रवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं जिसे पुट्टिका कहते हैं। पुट्टिका की एक कोशिका बड़ी होकर उगोनियम बना देती है। दूसरा वृद्धि प्रवस्था, इस प्रवस्था में उगोनियम आकार में बढ़ जाता है जिसे हम प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। उसके बाद है परिपक्वन प्रवस्था। इस प्रवस्था में प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो असमान होता है, इसमें बड़ी कोशिका जो द्वितीय ओसाइट कहलाती है और छोटी कोशिका जो है ध्रुविकाय कहलाती है। फिर उसके बाद में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें द्वितीय ओसाइट बनती है और एक ध्रुविक केंद्रक जो है ध्रुविकाय जो है बन जाता है। तो इस तरह से इसमें लास्ट में जाके एक अंड कोशिका एक अंडाणु ही परिपक्व होता है। तो इस तरह का रेखा चित्र जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी आप लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपका अंड जनन आया उस तरह से शुक्र जनन भी आ सकता है। शुक्र जनन जो है वो सिंपल है काफ़ी। इसमें क्या है कि शुक्र जनन कोशिकाएं जिसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, इसमें कोई ध्रुविकाएं नहीं बनते और इसमें जो है वो अनेक शुक्राणु बन जाते हैं या एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं।
तो इस तरह का जो डायग्राम है उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्राणु का चित्र जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आसान सा है और इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके 3 भाग हैं, शीर्ष, मध्यखंड और पुंछ। शीर्ष भाग में अग्रपिंडक और केंद्र युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, तो ये, और बीच का जो भाग है उसमें सूत्रकणिका है। तो ये डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद है VNTR का पूरा नाम लिखिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसकी भूमिका वर्णन कीजिए और DNA उंगली छापी या DNA फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग लिखिए। तो VNTR का पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रेप्लिकेट, और ये DNA में रिपीट होने वाले छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये किसी भी जीव या किसी मनुष्य में विशिष्ट होते हैं और 2 व्यक्तियों के VNTR समान नहीं होते और इसी के आधार पर जो है उनकी पहचान, DNA की पहचान की जाती है। DNA उंगली छापे के 2 उपयोग क्या हैं? पहला, संतान के वास्तविक माता पिता की पहचान करना, दूसरी, कानूनी वादों को सुलझाने में। अगला प्रश्न, कुछ अंतर आ सकते हैं जैसे DNA में आनुवंशिक DNA, mRNA, tRNA आदि। तो ये अंतर देखते हैं हम। सबसे पहला है पुनरावर्ती DNA अनुषंगी DNA के बीच अंतर। तो पुनरावर्ती DNA क्या है? इसको नाइट्रोजनिक क्षारों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं, जिससे DNA पर क्षार अनुक्रमों की एकल प्रतिलिपि पाई जाती है, इसे विशिष्ट DNA कहते हैं और इस पर सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं। दूसरा है अनुषंगी DNA, सैटेलाइट DNA। ये पुनरावृत्त DNA का वह भाग है जिस पर लंबे पुनरावृत्त न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, सूक्ष्म अनुषंगी और लघु अनुषंगी, और इस पर सक्रिय जीन्स नहीं पाए जाते। mRNA, tRNA। mRNA और tRNA प्राथमिक अंतर यह है कि mRNA एक प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन की आनुवंशिक जानकारी रखता है, मतलब ये जो है DNA से जानकारी लेकर आता है, जबकि tRNA न्यूक्लियोटाइड जो है अनुक्रम या कोडोन का पहचानता है, उसके आधार पर अमीनो एसिड या अमीनो अम्लों को राइबोसोम स्थल तक पहुंचाता है। तो mRNA मैसेंजर काम करता है और tRNA जो है वो न्यूक्लिक जो अमीनो अम्लों को लाने का कार्य करता है। टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक। टेम्पलेट रज्जुक ये DNA द्विकुंडलित रज्जुक होता है। DNA के जिस रज्जु का ध्रुव 3 से 5 की ओर होता है उसे टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं, क्योंकि टेम्पलेट का कार्य करता है। और दूसरा जो रज्जुक है जिसका ध्रुव 5 से 3 होता है और उसका अनुक्रम RNA के समान होता है, और इसे जो है हम कोडिंग रज्जुक कहते हैं, और ये किसी प्रकार के कोडोन का कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA से RNA का निर्माण अनुलेखन कहलाता है और यह प्रक्रिया जो DNA का 3 से 5 दिशा वाले एक रज्जुक पर होती है जो टेम्पलेट का कार्य करता है, जिस पर DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज की मदद से RNA का संश्लेषण होता है। अर्थात DNA की आनुवंशिक सूचना RNA को स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए इसे अनुलेखन कहते हैं। DNA का दूसरा रज्जुक इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी प्रकार के RNA का निर्माण एक ही RNA पॉलीमरेज द्वारा होता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं जो अलग अलग प्रकार के RNA का निर्माण करते हैं। उसके बाद स्थानांतरण या ट्रांसलेशन, इस पर भी टिप्पणी आ सकती है। mRNA के आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर राइबोसोम स्थल पर tRNA द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध बनने से पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण को स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं, अर्थात इससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया में DNA के आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA के माध्यम से प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है, और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में राइबोसोम पर अनेक आरंभन कारकों, दीर्घ कारकों और ऊर्जा आदि की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगला प्रश्न, समष्टि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो समष्टि की कई विशेषताएं जैसे लिंगानुपात है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, आप्रवासन है, समष्टि घनत्व आदि 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। अब जन्म दर, इसमें समष्टि घनत्व में वृद्धि होती है और ये किसी दी गई अवधि अथवा काल में जनसंख्या समष्टि में जन्मे बच्चों की संख्या बताती है। दूसरा है मृत्यु दर, किसी दी गई अवधि में होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं और इससे समष्टि घनत्व घटता है। लिंगानुपात, नर तथा मादा अनुपात ही लिंगानुपात कहलाता है, जैसे 60 नर 40 मादा आदि आयु वितरण में आयु पिरामिड निर्मित होती है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। तो ये जो है ये टॉपिक्स ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इन पर किसी पर भी प्रश्न आ सकते हैं। पहला है सहभोजिता। ये एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होती है। उदाहरण, आम की शाखा पर उगने वाले ऑर्किड तथा वेल की पीठ पर बैठे रहने वाला बॉर्निकल। दूसरा है परजीविता।
इसमें दो जातियों के बीच पारस्परिक संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को हानि होती है। उदाहरण जो परजीवी, उदाहरण लिवर फ्लूक। तीसरा है छद्मावरण, जीवों के द्वारा अपने आप को परभक्षी द्वारा आसानी से बचाए रखने के लिए गुप्त रूप से रंगा होना छद्मावरण कहलाता है। उदाहरण कीट एवं मेंढक की जातियाँ। सौपकारिता, दो जातियों के बीच पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जातियों का लाभ होता है, सौपकारिता कहलाता है। उदाहरण शैवाल एवं कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। अंतरजातीय स्पर्धा, जब निकट रूप से संबंधित जातियों के बीच में भोजन तावास के लिए स्पर्धा होती है तो उसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। उदाहरण के लिए गैलामेगोस द्वीप में बकरियों के आगमन से एम्बिगडन का विलुप्त होना। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है आपके दो ही पाठों में से आते हैं, मानव स्वास्थ्य रोग और पारितंत्र। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर। कुछ अंतर आ सकते हैं जैसे कि स्वाभाविक या सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो सहज प्रतिरक्षा क्या है? यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है और यह है उपार्जित जो है ये विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है। यह जन्मजात उपस्थित होती है, यह जन्म के पश्चात व्यक्ति अर्जित करता है। यदि किसी प्रकार से रोग कारक शरीर में प्रविष्ट होने में सफल हो जाते हैं तो प्राकृतिक प्रतिरोधकता जो है उसे समाप्त कर देती है और इसमें शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले विशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर नष्ट किया जाता है। यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है और यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है। इसके उदाहरण है त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली, आंसुओं में मौजूद रोगाणु रोधी पदार्थ, लार, भक्षाणु कोशिका आदि। इसके उदाहरण है BMT कोशिकाएं। फिर आ सकता है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिका रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो उसे प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इसमें जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षा सीधे ही शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा धीमी होती है और इसके प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है और इसका निष्क्रिय का प्रभाव तुरंत होता है। यह पूरे जीवन काल कार्य करती है और इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। सक्रिय का उदाहरण है मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा और निष्क्रिय उदाहरण है मानव में टेटनस, रेबीज आदि रोग के में टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न, मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है? कैंसर रोग के कारण, निदान और उपचार लिखिए। तो मेटास्टेसिस का गुण घातक ट्यूमर द्वारा प्रदर्शित होता है। ये कैंसर कोशिकाओं को शरीर के विभिन्न भागों में फैलाने की प्रक्रिया है। ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं। इसमें कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाती हैं। रक्त प्रवाह से ये कोशिकाएं शरीर के दूर के हिस्सों तक पहुँचती हैं और वहाँ पर विभाजित होकर नया ट्यूमर का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से ये मेटास्टेसिस जो है कैंसर के फैलने की क्रिया है। कैंसर के कारण, कैंसर के कई कारण हैं जैसे भौतिक कारण, आयनिक विकिरण, एक्सरे, गामा किरणें, रासायनिक कारक जैसे तंबाकू, धुआं, जैविक कारक जैसे वायरस, ऑन्कोजीन आदि। कैंसर का निदान, कैंसर का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है। बायोप्सी, दूसरा है रेडियोग्राफी तकनीक, तीसरा है परिकलित टोमोग्राफी, चौथा है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग और आणविक जीव विज्ञान तकनीक। कैंसर का उपचार, कैंसर के उपचार के लिए आमतौर पर 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। सर्जरी, इसमें कैंसर युक्त जो है शैल्य क्रिया द्वारा उसको हटा दिया जाता है। विकिरण चिकित्सा, इस चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए विकिरण का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी, इसमें कीमोथेरेपी दवाई का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं को मारने का प्रयास किया जाता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहा जाता है। तो इनके आप रेखा चित्र भी बना सकते हैं। अपर्दन खाद्य श्रृंखला, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर उन पदार्थों खाद्य रूप में उपभोग करने वाले सूक्ष्म जीवों से होकर सूक्ष्म जीवों के परभक्षकों तक जाती है और ये पारितंत्र दूसरे पारितंत्र से आने वाले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए शीतोष्ण वन में एकत्रित कर्कट में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल, प्राकृतिक परिस्थितियों में पारितंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से अलग एकल रूप में प्रचलित नहीं होती वरन ये परस्पर संबंधित होती हैं। इन अंतर्ग्रंथित खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य जाल
कहते हैं। उदाहरण घास स्थल के चारण खाद्य श्रृंखला में खरगोश की अनुपस्थिति में या खरगोश के अतिरिक्त चूहे भी घास का चारण कर सकते हैं और चूहे को सांप व सांप को बाज भक्षित कर सकता है। तो इसका भी आप रेखा चित्र बना सकते हैं। पवित्र उपवन क्या है, इसके संरक्षण में क्या भूमिका है? तो पवित्र उपवन संरक्षित जंगल के टुकड़े हैं जिनके आमतौर पर धार्मिक महत्व होता है। भारत में पवित्र उपवन राजस्थान में कुछ क्षेत्रों, कर्नाटक के पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, मेघालय और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पवित्र उपवन विभिन्न दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में मदद करते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में वन की कटाई सख्ती से प्रतिबंधित है। पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक स्तरों पर संख्या, बायोमास या ऊर्जा जैसे एक विशेष पारिस्थितिकी पैरामीटर का क्रमिक तरीके से प्रदर्शन है। आधार उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है, बाद के स्तर शाकाहारी और उसके बाद मांसाहारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, संख्याओं का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बाकी के पिरामिड जो हैं वो परिस्थिति के अनुसार सीधे या उल्टे हो सकते हैं। जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में मौजूद जीवित रूपों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। दुनिया भर में जैव विविधता बहुत तेज़ी से घट रही है और जैव विविधता संरक्षण की 2 प्रमुख विधियाँ हैं। पहला है इन सिटू या स्वस्थानीय। इन सिटू संरक्षण का अर्थ है प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण, और यह तकनीक जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। इसमें उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ पर बड़ी संख्या में पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनको प्राकृतिक आवास में मानवीय गतिविधियों से संरक्षित किया जाता है। उदाहरण है हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन आदि। फिर एक्स सिटू या बास्थानीय संरक्षण। एक्स सिटू संरक्षण में उनके प्राकृतिक आवास के बाहर जैविक विविधता का संरक्षण शामिल है। इस पद्धति में खतरे में पड़ी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर विशेष सेटिंग में रखा जाता है जहाँ उनकी रक्षा की जाती है। इसमें आनुवंशिक संसाधनों के साथ साथ जंगली और खेतों की कई प्रजातियों का संरक्षण भी शामिल है। उदाहरण के लिए वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, वन्यजीव सफारी, टिश्यू कल्चर, बीज बैंक, जीन बैंक, एक्वेरियम, घरेलू उद्यान आदि। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।